कैसे हो? बढ़िया। तैयारी एकदम बढ़िया। पढ़ रहे हो घर पे बराबर? चलो तो बढ़िया। आगे क्या पढ़ रहे थे बताओ मुझे, कुछ याद करो, कुछ पल है भाई। गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? सट्टन और बॉवेरी ने 1902 के अंदर। लिखो हेडिंग, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी। हेडिंग लगा रखा है शायद कल। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। बातें बिल्कुल नहीं। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात करते हैं। देने वाले का नाम लिखो। प्रतिपादन किया था इसको प्रतिपादक, खोजकर्ता, देने वाला। या खोज थोड़ी, सिद्धांत तो दिया था, सिद्धांत का तो प्रतिपादन हुआ। और वो है मित्रों, लिखो सट्टन व बॉवेरी। ये लो 1902 ईस्वी में सट्टन व बॉवेरी ने दिया था गुणसूत्र का सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी। सट्टन व बॉवेरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। लिखो इनके अनुसार, डैश करके पॉइंट बना के लिखना। इस सिद्धांत में इन्होंने कुछ बातें कही, वो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा देता। लिखो इनके अनुसार, फिर डैश करके पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा। पहला लिखो नंबर 1। नंबर 1 लिखो। लिखो मित्रों, युग्मक गैमेट, युग्मक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य, युग्मक एक पीढ़ी से, समझ में आया ना मैंने क्या बोला? गैमेट युग्मक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य सेतु, ब्रिज, सेतु का कार्य करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। सेतु मैंने समझ गए ना? चलो एक बार लिख देता है, फिर वापस डिस्कस कर लेंगे। दूसरा बिंदु लिखो मित्रों। लिखो मित्रों, नर युग्मक व मादा युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक प्रत्येक पीढ़ी में, नर युग्मक व मादा युग्मक प्रत्येक पीढ़ी में समान भूमिका निभाते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक प्रत्येक पीढ़ी में समान भूमिका निभाते हैं। लिख दिया होगा। ये तीसरा, लिखो गुणसूत्र की, गुणसूत्र की संख्या या संरचना बदलने पर गुणसूत्र की संख्या या संरचना बदलने पर जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में कार्यात्मक व कार्यात्मक, फंक्शनल, कार्यात्मक व संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक व संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं।
कार्यात्मक व संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। हुक्म लिख दिए दोनों पॉइंट। तीसरा लिखो, अगला पॉइंट जो भी है लिखो। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए विशेष गुणसूत्र होते हैं जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए विशेष गुणसूत्र होते हैं जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगला बिंदु, गुणसूत्र के ऊपर कारक या जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र के ऊपर कारक या जीन पाए जाते हैं। कारक या जीन पाए जाते हैं। ये बिंदु थे मित्रों, जिसको मिलाकर नाम दे दिया आनुवांशिकता का क्रोमोसोमल थ्योरी, गुणसूत्रीय सिद्धांत। किसने खोजा था मित्रों? सट्टन और बॉवेरी ने। क्या? हाँ, आराम से। किसने खोजा मित्रों? सट्टन और बॉवेरी ने। इन्होंने क्या कहा कि चाहे कोई भी हो, नर हो चाहे मादा हो, दोनों की भूमिका भ्रूण में गुणसूत्र के रूप में समान है। एक भी अगर गुणसूत्र इधर हुआ तो संरचना कार्य में परिवर्तन आएगा, जिसको आनुवांशिक रोग कहते हैं। बताओ, गुणसूत्र की संख्या और संरचना ही तो बदला था, जिसकी वजह से जीवों में डिसऑर्डर आए थे। इन्हीं की संरचना संख्या हमेशा एक रहना जरूरी है। इनमें परिवर्तन आएगा तो क्या होगा मित्रों? रोग। और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो जीन है वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और गुणसूत्र जो होते हैं वो युग्मक में होते हैं। तो दोनों युग्मक की भूमिका भी क्या होती है मित्रों? समान। इसका मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणसूत्र को लेकर कौन आए? युग्मक। तो दोनों पीढ़ी के बीच सेतु का काम, ब्रिज का काम, पुल का काम किसने किया? युग्मक ने किया। ये कहा था किसने मित्रों? आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये कंप्लीट होता है आपका। एक छोटा सा टॉपिक बचा था कल जाते जाते। आनुवांशिकता हो गई पूरी। आप आज आनुवांशिकता को अच्छे से घर पे पढ़ोगे, और कल आनुवांशिकता की अब तक शायद 15 क्वेश्चन आए हैं, तीनों पेपर, चारों पेपर मिलाकर। तो वो क्वेश्चन मैं कल बोर्ड पे आपके आनुवांशिकता के कल कराऊंगा, क्योंकि आज एक बार स्टडी करके आओगे तो कल पता रहेगा कि आया क्या। समझ गए? आज मैं रोगों के क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल आपने कहा भी था डिसीज, तो तुरंत प्रभाव से 10 मिनट में हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं देंगे, फटाफट बोर्ड पे देखना, और इनकी पीडीएफ बाद में आपको मिल जाएगी। वैसे ले लेना बेटा। सबसे पहला प्रश्न, ये ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अब तक एलडीसी में आए हैं। इसके बाद मन से कराऊंगा 10 क्वेश्चन। पहले प्रीवियस वाले करते हैं। 5 क्वेश्चन है। बताओ पहला, ये आपके एलडीसी में 2018 में आया, मैंने मन से नहीं दिया, पहले बता दूं। पुराने क्वेश्चन पहले कराता हूं। कौन सा होगा? तो अगला प्रश्न किससे बन सकता है? और एड्रेनलिन, इन दोनों से बन सकता। अब केवल आपको प्रश्न देख के उत्तर ऑप्शन नहीं करना है, आपको साथ में ये भी देखना है कि इसके ऑप्शन क्या जो अगले पेपर में बनेंगे। समझे? इसी ट्रिक को तो हम लोगों ने पकड़ा है, तभी तो बोर्ड कह रहे अब हम पेपर बाहर नहीं देंगे। समझ गए? अगर रीट का पहला पेपर बाहर दे दे, दूसरी बारी मैं बता दूंगा अगला में क्या आएगा पेपर देखते ही। तो बोर्ड ने कह दिया अब हम पेपर बाहर ही नहीं देंगे इस बार। पेपर क्यों नहीं देंगे? क्योंकि देखो आइडिया लग जाता है। अगर आपने पेपर चेंज किया प्रश्न, तो लेवल चेंज होगा। लेवल चेंज होगा तो वो अल्लाह होगा। तो क्या करें? उसके आसपास दे। कैसे दे? एक प्रश्न दे दिया, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। अगले में दे देंगे किस हार्मोन की कमी से थायराइड होता है, गलगंड होता है। बताओ, प्रश्न सेम रहा नहीं रहा? तो लेवल ऐसे चेंज नहीं होता है। आया समझ में मेरे आइडिया? इस तरह से हम आइडिया लगा देते हैं अगला पेपर क्या आएगा।
इसलिए उन्होंने कह दिया अब हम जो भी 2 पारी होगी उस पर पेपर नहीं देंगे, वरना तुरंत प्रभाव से बता देता ये लो बेटा फटाफट ये देखो इसमें ये है नेक्स्ट। लेकिन कोई बात नहीं, अपन प्रीवियस ईयर तो देख ही सकते हैं, इसके आसपास ही तो घूमेगा। समझे मेरे कहने का मतलब? तो ध्यान रखना, यदि ये काम करना, घर जाके आज एलडीसी के चारों पेपर देखना, एक पहला पेपर करना फिर दूसरा करना, दोनों में तुलना करना, आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। और ये पकड़ में आते ही सिलेक्शन से और जाएगा कहाँ। अगला बताओ, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? टाइफाइड, याद करो, साल्मोनेला टाइफी। भाई ये तो किससे होगा? वायरस से। याद आया? मैंने कहा नॉर्मल प्रश्न आते हैं आपके, बिल्कुल, ये तो हाइपरटेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये शर्त रखना याद होना चाहिए जो पढ़ाया। सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और बाहर जाएगा तो तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। फिर किसी से नहीं होगा जो एलडीसी का एग्जाम दे रहा है। हीमोफीलिया कैसा रोग है बेटा? आनुवंशिक। और फाइलेरिया कृमि जनित, याद करो, हाथी पांव। तो अगला प्रश्न किससे बन सकता है? हाथी पांव से, हीमोफीलिया से, पीलिया, पोलियो से। आया समझ में? ये 19/8/2018 के एग्जाम में है मित्रा, स्कर्वी। तो अगला बेरी गोइटर, याद करो, सूजन आती है अंगों में, लिखा था ना प्रभावित अंगों के अंदर, प्रभावित था ना। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? रात आंधी। विटामिन ए, बी, सी, और ये तो ऑटो इम्यून बीमारी है बेटा। कैसी बीमारी है? स्व प्रतिरक्षा, खुद के शरीर में प्रतिरक्षा बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने देते? ये भी 19/9/18 के पेपर में था। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस, पोलियो नहीं है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टाइफाइड नहीं है। डेंगू नहीं है, पोलियो नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है। तो बचा कौन? डीपीटी। पढ़ा रखा, याद करो, ओपल। याद आया कुछ? ये 5 क्वेश्चन है बेटा जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर एक पेपर में रोक के आए हैं, 19/8 वाले में। डेट भी है साथ में पेपर में। काली खांसी, कुत्ता दही, पर्टुसिस। यस सर। अब कुछ मन से लिए मैंने क्वेश्चन, बताओ, ये मन से है मेरे। अब अगला पेपर समझे आप? टाइफाइड के रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ, तो याद आया, लिखा रखा है ना। टाइफाइड का टीका भी लिखा है, याद करो, TAB। और टाइफाइड का रोग कारक साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड कैसा रोग है? बैक्टीरियल। कैसा रोग है मेरे प्यारे मित्रों? जीवाणु जनित। याद है? अगला बताओ, निम्न में से बर्ड फ्लू नामक रोग का वायरस कौन है? किसका पूछा मित्रों? बर्ड फ्लू तो होगा H5। और स्वाइन फ्लू पूछते तो फर्स्ट हो जाता, और ये दोनों कोई फ्लू नहीं है। निम्न में से डीपीटी नामक टीके का उपचार कौन सा रोग शामिल नहीं है? अरे मैंने पुराने पेपर को उठा करके उसके मिलता जुलता क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, तो आंसर हो जाएगा प्लेग। याद है? मिलता जुलता हुआ नहीं हुआ? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु किस रोग के लिए उत्तरदायी है? पक्का? पीछे क्या आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? बस माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किसके कारण कौन सा रोग फैलेगा? हेजा। कुष्ठ रोग का याद करो, लेप्रोसी। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, याद आया? सिफिलिस भी पढ़ा रखा मैंने आपको, क्या है बताओ? ट्रिपोनिमा पैलिडम, याद आया? और मेनिंजाइटिस बेटा ये मस्तिष्क का रोग है, मस्तिष्क की झिल्ली में क्या आ जाती है? सूजन। याद करो, जब रोगों के प्रभावित सारणी बनी थी उसमें लिखा था मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का रोग। याद आया? कोशिश खूब सारी पढ़ाने की है, छोटे नहीं। इनमें से कौन सी रोग को काली मौत कहते हैं बेटा? प्लेग को।
काली मौत किसका नाम है? प्लेग, क्योंकि ये महामारी का रूप ले लेता है। इनमें से वायरस जनित रोग है कोविड-19, पोलियो, हेपेटाइटिस या सभी? सभी है बेटा, इसके अंदर तो सभी होंगे ना। इनमें से क्षय रोग है, क्षय का मतलब समझ गए ना, टीबी। टीबी कैसा है बेटा? बैक्टीरियल रोग, जीवाणु जनित, याद करो वो पल, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद आया? MMR नामक टीका कौन से रोगों में पढ़ाया क्या मैंने? ये आपको याद करो, मम्स M, मिल्जल्स M और रूबेला R, याद आया? बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। और आपको मैं और कह देता हूं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं सर एक्स्ट्रा किताब पढ़े, वो पढ़े, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना मैंने पढ़ा दिया। बस एक जिम्मेदारी है आपकी, जितना पढ़ाया उतना अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं पेपर के अंदर जो आज तक आया है। और 11, 12, 9, 10 की किताबों की पूरी समरी लिखा दी है, इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। विडोल टेस्ट, टाइफाइड पढ़ा रखा, ये तो जोर भी दिया था मैंने, ये आता है अक्सर। रेबीज रोग का कारण, अब देख लो, एक क्वेश्चन को करने में 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है। आप खुद सामने बैठे हो, क्वेश्चन आता और आप उत्तर बोलते हो, इससे ज्यादा मास्टर और क्या कर सकता है भाई? गोला करने में टाइम पर एक बात बताओ, कुछ तो फायदा, कुछ तो कॉन्फिडेंस आया क्या है? जो आगे हम रहने दो आप। कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? मलेरिया, याद करो भाई। रेबीज तो वायरस है, ये आनुवांशिक है, तो पीछे मलेरिया याद करो, प्रोटोजोम पहला रोग पढ़ाया था मैंने। अब याद तो आपको रखना पड़ेगा, मैं पढ़ा सकता हूं, बता सकता हूं, करना तो आपको ही। दूषित जल और दूषित भोजन से फैलने वाला रोग, पेचिस। अरे काला आजार तो याद करो, सैंड फ्लाई। किससे फैलता है? सैंड फ्लाई से। मादा एनाफ्लिस से, याद करो, मादा एनाफ्लिस और गैमेशियन जवर तो अलग है मित्रों। तो अमीबिया पेचिस याद करो, दूषित जल। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका, आंतों में प्रभावित, पेट दर्द, एंटन और दस्त के साथ, डायरिया के साथ ब्लीडिंग, लिखा रखा है, पढ़ना तो पड़ेगा। छिया तो अनि आसक्ति यल है। इनमें से निंद्रा रोग में रोगवाहक होता है सीसी मक्खी, याद आई? तो ये किसके मेरे भाई? काला अजार, अभी तो बताया, अचार नहीं, ये डेंगू और ये मलेरिया। वाह, इतने होशियार कब से हो गए रे? एंड अमीबा जिंजिविलिस नामक रोग किससे होता है? पायरिया, याद आया क्या? पक्का? इनमें से माइक्रोस्पोरम कवक द्वारा जनित रोग, माइक्रोस्पोरम कवक, दादी तो है, क्या सोच रहे हो इसमें इतना? इनमें से खुजली रोग कवक जनित, लिखा है क्या मैंने आपको? खुजली, बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी रोग कवक से होते, फिर कवक के नाम लिखा है अलग अलग। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? ट्राइकोफाइटोन से। किससे होगा बेटा? ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। एलिजा जांच किस रोग में होगी? पक्का? तो इसकी बताओ, FANC, याद आया? बायोप्सी। टीबी में मॉन्टेक्स, लिखा है क्या? और पोलियो में जांच है नहीं, सीधे ही पकड़ में आ जाता। पोलियो के टीके खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा। सॉक और सेबिन, याद करो।
जॉन सॉक और सबीन लिखा था मैंने। ऐसे क्या कर रहे हो, लिखे हुए प्रश्न खोटा कर रहे हो क्यों? हड्डी तोड़ बुखार, डेंग, याद आया? इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जैसे हड्डियां टूट गई हो। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पक्का? लीवर, जिगर, बोला था मैंने उस दिन, जिगरा। याद आया? सूजन आ जाती है लीवर के अंदर। हैजा बीमारी के लिए कौन सा परीक्षण होता है? सिक टेस्ट। ये ध्यान रखना, कौन सा टेस्ट होगा बेटा? सिक। तो विडोल किस में होता है? टाइफाइड में। कफ होता है टीबी में। लेप्रोमिन होता है उसमें, कुष्ठ रोग में। नाम से ही है। वैसे पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ये पेज दे दूंगा जो मैंने क्वेश्चन कराए। क्यों नहीं दूंगा? मेरी मर्जी, आगे से ध्यान रखेंगे। अरे भाई मैं तो रात को तो क्वेश्चन बनाए और हथवात लाए। कल तो बोला था आप लोगों ने, क्वेश्चन कोई एकदम थोड़ी है ये लो इसको बना के छपा के स्लाइड भी बनानी पड़ती है। किस रोग कारक थर्सीन है? पेस्टिस। तो पेस्टिस तो प्लेग, याद करो। और लस्ट रोग। चेचक होने का कारण क्या है? वेरी ओला। और चिकन पॉक्स है तो वेरी सेला। और रूबियोला तो खुद ही है रूबियोला वायरस। हाँ, वेरी ओला मतलब ओल्ड कौन है? चेचक। और सेला चिकन पॉक्स चल ही रहा है, और ये रूबियोला वायरस है ही है, रूबियोला। कोई दिक्कत? तो 25 और 5 30 क्वेश्चन करा दिए, 30 मिनट भी नहीं लगे और ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने प्रश्न रखा और आपने उत्तर दिया। इससे ज्यादा और कॉन्फिडेंस क्या दे सकता है मास्टर आपको? आया कोई समझ मेरे भाई? और क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो कुछ नई चीज मिलती रहेगी। जैसे देखो मिला सिख, मिला ना नया, तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। मैटर नहीं पढ़ना, मैटर खूब है और प्रयास मेरा लगातार जारी है। एक साइंस की बुक भी निकाल रहे हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे। कुछ समझ में आया? कुछ कॉन्फिडेंस आया मेरे भाइयों? पुराना पेपर पूरा कवर करके चढ़ता हूं, साथ में नई चीज कर लोगे। और टॉपिक भी हो गए 2-3, तो अब एक टॉपिक बचे, 2 और बचा क्या? एक तो बचा इकोलॉजी, बायोटेक और इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। यही बचा है। तो इकोलॉजी कर लेते पहले, फिर पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, फिर पढ़ लेते हैं बायोटेक, फिर बायोलॉजी कंप्लीट। चलो, तो टॉपिक आराम से लिए बट हो गए पूरे। लिखो इकोलॉजी, नया टॉपिक, बातें बंद। लिखो पारिस्थितिकी, हेडिंग लगाओ पारिस्थितिकी। क्या भाई? देखो क्या होता है। लिखो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। लिखो जी, हेडिंग लगाओ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी लिखा मित्रों? इकोलॉजी क्या होती है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या होती है? इकोलॉजी। दोनों क्या होते हैं? लिखो डेफिनेशन, विच ब्रांच इन स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। हिंदी में लिखो परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा, विच ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव तथा पर्यावरण के बीच
वह शाखा जिसमें जीव तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का जीव तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है उसके चारों ओर का वातावरण आवरण ही इसका पर्यावरण कहलाता है। और कोई भी जीव जिस वातावरण में रहेगा उसके साथ जो उसके रिलेशन होंगे, संबंध होंगे, इनका अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे वो क्या खाता है, खाने के लिए कहाँ से लाता है, किस प्रकार से खाने की विधि क्या है, रहता तो कहाँ रहता है, रहने के लिए आवास में किन किन वस्तुओं का उपयोग करता है, उन सामग्रियों को कहाँ से प्राप्त करता है, ये सब अध्ययन करना क्या कहलाएगा प्यारे मित्रों, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। आया समझ में? जैसे हम यहाँ रहते हैं तो हम क्या खाते हैं, खाने के लिए हम क्या प्राप्त करते हैं, हमारे प्राप्त करने का मेथड, तरीका कैसा है, कहाँ से प्राप्त करता है, चारों के वातावरण में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, ये पूरा अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। कोई दिक्कत? बढ़ो आगे। नेक्स्ट देखो इधर, समझा इकोलॉजी क्या हो गया, जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। जीव हम है ये और पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण है ये, तो यहाँ हम रहते हैं तो हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। अच्छा, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया। लिखो, इकोलॉजी शब्द, पारिस्थितिकी शब्द पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द दिया था प्यारे मित्रों अर्नेस्ट हैकल ने। तो पारिस्थितिकी शब्द देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? अर्नेस्ट हैकल, या यही हैकल भी लिख सकते हैं कहीं आपको। फिर पारिस्थितिकी का पिता किसको कहते हैं? रीटर को। लिखो, फादर ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का पिता। पारिस्थितिकी का पिता कौन होगा मित्रों? तो लिखो प्यारे मित्रों, नाम उसका रीटर, फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर। पारिस्थितिकी का पिता कौन होगा मित्रों? रीटर, लिख दिया होगा। फिर लिखो मित्रों, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी का पिता, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता, और वो कौन है मित्रों? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो मिश्रा जी है मित्रों, जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता। तो प्यारे विद्यार्थियों, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। याद करना है तो फैक्ट है मित्रों। पारिस्थितिकी का पिता किसको कहा गया? रीटर को। और भारतीय पारिस्थितिकी के पिता कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इन्होंने बहुत ज्यादा अपने इंडिया के अंदर इकोलॉजी पर अपने काम किए। रामदेव जी याद आ जाएंगे अपन को। अच्छा, यूनिट ऑफ इकोलॉजी लिखो, पारिस्थितिकी की इकाई। पारिस्थितिकी की इकाई
और इकाई कौन होगा मित्रों? जीव, ऑर्गेनिज्म। इकाई जीव। तो याद रखना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट ऑफ इकोलॉजी कौन होगा? कौन होगा? जीव। सबसे छोटा छोटा जीव होगा, तभी तो जीव का अध्ययन करेंगे पर्यावरण के साथ। तो यूनिट ऑफ इकोलॉजी पूछिए तो कौन हो जाएगा? जीव, ऑर्गेनिज्म। पारिस्थितिकी क्या है? कोई भी जीव का उसके चारों ओर के वातावरण यानी कि पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा मित्रों? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। याद हुआ परिभाषा? कोई भी जीव है जिस वातावरण में रहता है उसके साथ अध्ययन, संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? हैकल ने। पारिस्थितिकी का पिता कौन है? रीटर। भारतीय पारिस्थितिकी के पिता कौन? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्यारे मित्रों, कोशिश करना क्लास की बात क्लास में याद हो। हालांकि मैं पूरा सपोर्ट और पूरा प्रयास करता हूं, आप भी करते हो, तो दोनों मिलकर के ही सपना पूरा होगा। अकेला शिक्षक या अकेला विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको पूरी सपोर्ट रहूंगा, तभी आप लोगों का कोई प्रश्न पूछो तो उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मुझे नहीं पता तो कल देख करके बताने का प्रयास करूंगा। हर चीज एकदम आ जाए कोई जरूरी भी नहीं होता है, लेकिन 100 बातों की एक बात, हमें किसी हालत में अपने टॉपिक को क्लियर करना है। करोगे? पढ़ोगे? क्योंकि याद करो, हमारे माता पिता कितनी आस लगा के बैठे हैं, आपको पैसे देके भेजे इस महंगाई के जमाने में। लकी आदमी हो आप बहुत, आप खुद ही देख लो। इसलिए याद रखना, भले ही आप थोड़ी देर घूम लो, खा लो, पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, बट मित्रों डेली पढ़ाई का शेड्यूल फिक्स रखना कि मुझे इस समय पढ़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत कुछ कह दे उस समय पढ़ना ही पढ़ना। कोई काम हो जाए अर्जेंट, एक अलग बात होता, दूसरे दिन पढ़ लो, पर दिनचर्या छोड़ना मत। और आपने एक टाइम तो फिक्स किया होगा कोई ना कोई। और याद रखना, सफल व्यक्ति हमेशा अपने रास्ते खुद बनाता है। कोई कहते 4 बजे उठना, कोई कहते 2 बजे सोना, किसी का कोई कहना कोई लेना। आपका अच्छा कब लगता वो करो, अपने हिसाब से करो। लोग आपको पूछना चाहिए कि तूने कैसे पढ़ाई की, अपन लोगों से थोड़ी पूछेंगे। समझे मेरे कहने का मतलब? मैं कह देता हूँ रात को 12 बजे 2 बजे सोना चाहिए, अब बेटा सुबह 6 बजे उठना, तो 2 बजे कैसे सोए? फिर क्लास के अंदर फिर वो पढ़ा हुआ क्या काम आया? क्लास 0 हो गई। समझे मेरे कहने का मतलब? हर आदमी की कंडीशन काम आती है, इसलिए आपकी कंडीशन आपको पता है कि आपको क्या करना है, और आपसे ज्यादा शायद कोई नहीं जान सकता इस बात को। इसलिए फैकोलॉजी में विश्वास ना करके अपना काम खुद को ही करना है। छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि भाई मुझे आज एक दिन में ये टॉपिक पूरा करना है, उस टॉपिक को पूरा नहीं करे तब तक सोऊंगा नहीं। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, एकदम बड़े टारगेट मत दो कि आज ही मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ लूं, ऐसा नहीं करना। एक टॉपिक रोज का, या 2 दिन एक टॉपिक, खूब समय पड़ा अभी तो 4 दिन दे दो एक टॉपिक को। इस हफ्ते मुझे आनुवांशिकता इतनी बढ़िया करना है कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, तो एक हफ्ता पूरा आनुवांशिकता ही पढ़ो, दूसरा पढ़ना ही नहीं। समझे मेरे कहने का मतलब? टारगेट छोटे रखो, बर्डन मत रखो, और ऐसा टारगेट रखो कि दिन में पूरा हो सकता है, तो मजा आएगा पढ़ने में। और वही महीना भर बाद सभी टॉपिक हो जाएंगे, इतने तो टॉपिक है। समझे कहने का मतलब? तुम तो एक दिन में सब कर देते हैं और फिर नहीं होता, माता पकड़ आज मेरा कुछ नहीं हुआ, जो याद है वो भी गया। ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट लिखो, एक पारिस्थितिकी की 2 शाखाएं होती है, 2 ब्रांच। पारिस्थितिकी की 2 शाखाएं होती है। कितनी शाखा होगी मित्रों? 2। लिखो, इकोलॉजी की 2 ब्रांच होती है। पारिस्थितिकी की कितनी शाखा होगी मित्रों? 2 शाखाएं होगी। कौन कौन सी? एक ये और एक वो, हो गई 2। एक का नाम है मित्रों स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी, और दूसरी है
समपारिस्थितिकी। इंग्लिश में बोलेंगे सिन इकोलोसी। तो पारिस्थितिकी की कितनी शाखा होगी मित्रों? 2, ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलोसी। पारिस्थितिकी की 2 शाखाएं होती हैं, एक ऑटो इकोलॉजी, हिंदी में बोलेंगे स्व पारिस्थितिकी, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑटो इकोलॉजी। स्व का मतलब भी ऑटो होता है मित्रों, और सम पारिस्थितिकी मतलब सिन इकोलोसी। दोनों के अंदर एक एक लाइन लिखेंगे, नीचे लिखो डेफिनेशन। तो पारिस्थितिकी टॉपिक शुरू किया हमने। पारिस्थितिकी विज्ञान की एक ब्रांच है। देखो मैंने आपको हजारों बार बताया, पीछे आती है लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो देख लो अध्ययन करना है कि नहीं, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना। यहाँ भी देखो लॉजी आ रहा, यहाँ भी लॉजी आ रहा, मतलब ब्रांच हो गई सब। अच्छा, स्व पारिस्थितिकी में लिखो किसी एक जीव का, सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक जीव का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसी एक जीव का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। किसी एक जीव का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? स्वपारिस्थितिकी। इसमें लिखो किसी एक जाति के अलग अलग जीवों का किसी एक जाति के अलग अलग जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। आया अंतर समझ में? एक जीव का, जैसे मोहल्ले के अंदर एक कुत्ता है और आपकी नजर पड़ी, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे जा रहा है, आपने लगातार उसकी स्टडी की, तो ये क्या कहलाया? और बहुत सारे कुत्ते हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो अलग अलग जाति, अलग अलग जीव अध्ययन करना क्या कहला देगा? समपारिस्थितिकी। अंतर आया ना? सिंगल जीव, एक से ज्यादा जीव। एक शब्द में याद रखने का तरीका। चलो इधर, पता हम पढ़ क्या रहे हैं? पारिस्थितिकी। ये तो पता है ना पढ़ क्या रहे हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। हो गया शॉर्ट में याद? इकोलॉजी क्या है मित्रों? जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। इसीलिए इकोलॉजी की इकाई किसको माना? जीव को। कितनी शाखा हो गई? 2। कौन कौन सी? सम पारिस्थितिकी और स्व पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी मतलब एक जीव का अध्ययन, एक से ज्यादा जीवों का अध्ययन। अच्छा, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? हैकल ने। पारिस्थितिकी का पिता कौन है? रीटर। और भारतीय इकोलॉजी का पिता कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इसका मतलब अब तक हमने जो भी लिखा वो याद है, मान लो ऐसा। बढ़ो आगे मित्रों, याद रखना सबसे छोटी इकाई क्या होगी इकोलॉजी की? जीव। जीव मिलकर क्या बनाते हैं? जाति। और जातियों का समूह क्या कहलाता है? फिर वही जीवों का समूह हो जाएगा समष्टि। एक शब्द मैंने कम कर दिया, ध्यान रखना थोड़ा सा। सबसे पहले क्या होगा मित्रों? जीवों का समूह क्या कहलाएगा? अरे भाई जीव यानी कि क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म, यही हुआ। और ऑर्गेनिज्म का समूह मिलकर क्या कहलाएगा? इनकी बढ़ेगी पॉपुलेशन। क्या बढ़ेगी मित्रों? बताओ, जीवों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और पॉपुलेशन क्या कहलाएगा? समष्टि। तो याद रखना, जीवों का समूह पूछ ले क्या कहलाता है? समष्टि। समष्टि का समूह पूछे तो
समुदाय। क्या कहलाएगा मेरे भाई? समुदाय का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। क्या होगा? और कम्युनिटी मिलकर क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी इको इकोसिस्टम मिलकर क्या कहलाएंगे? इकोसिस्टम मिलकर कहलाएगा जैव मंडल। क्या कहलाएगा मित्रों? जैव मंडल में कौन आएंगे? बायोस्फीयर में कौन आएंगे? 3 चीज। कौन कौन? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, स्थल लिथोस्फीयर, स्थल मंडल और हाइड्रोस्फीयर। तो बताओ, जहां जीव रहता है वो भाग क्या कहलाता है? जैव मंडल। हम कह रहे वो बायोस्फीयर एक नहीं है, जैव मंडल। तो हमारे जैव मंडल में क्या क्या है? वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जल मंडल है। और इस जैव मंडल में अलग अलग स्थान है, तो अलग अलग स्थान के क्या होंगे? ठंडे प्रदेश का अलग, मरुस्थल का अलग, जल का अलग। इकोसिस्टम में क्या होंगे? अलग अलग समुदाय। समुदाय में क्या होंगे? समष्टि। और समष्टि में क्या होगा? इनकी सबसे छोटी इकाई क्या हुआ? जीवों का समूह। समष्टि का समूह, समुदाय मिलकर इकोसिस्टम का समूह, और जैव मंडल पृथ्वी पूरी हुई जहां हम रहते हैं। आया कुछ समझ में? तो लिखो मेरे भाई। हाँ हाँ, ऐसे ही लिख दो क्रम। ये कैसे रहेंगे बेटा? अलग अलग रहेंगे। एक सवाल ही पैदा नहीं, मरुस्थल पूरा अलग अलग ही है। एक जाति का मतलब ही होता है सिंगल, वो कभी कहीं सम्मिलित नहीं करते, इसलिए मैंने जाति लिखा ही नहीं, वरना लिख देता। हाँ, क्या हुआ? क्या रे? जागते रहो। जाग रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रही है? सो गए? पीछे भाई याद हो रहा है कुछ और वापस जा रहा है? कि ले लास्ट क्लास करूं कल से? लास्ट में हूं कल से, ताकि नींद उड़ी हुई रहेगी। सही है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ, चलेगा? 7 का मतलब 7 बजते ही। देखा होगा आपने भी, नोट किया होगा। प्रयास पूरा करता हूँ समय पे क्लास शुरू करने का, पर कभी कभी हो सकता है, इंसान है भाई, नींद आ जाए। हालांकि नहीं आती है, पर 100 दिन टाइम पे 1 आध दिन चल सकता है, चल सकता है, पर हम चलने नहीं देंगे, कोशिश के हिसाब से। चलो, लिख दिया होगा। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं पता तो है ना? पारिस्थितिकी। याद है? पिताजी कौन है? रीटर। कौन है? याद है? शब्द किसने दिया? हैकल ने। कितनी शाखा है? कौन कौन सी? स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी में एक जीव का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, और सम में एक से अधिक जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। कोई दिक्कत? सबसे छोटी इकाई क्या होगा? जीव मिलकर क्या कहलाएंगे?
समष्टि का समूह, समुदाय मिलकर, पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर, जैव मंडल। और जैव मंडल में कौन होंगे? हम है ही, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? जीव को, फिर पढ़ेंगे जाति, फिर पढ़ेंगे समष्टि, फिर पढ़ेंगे समुदाय, फिर पढ़ेंगे इकोसिस्टम, और फिर हो जाएगा आपका कंप्लीट। जैवमंडल तो है ही है, ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है स्थल वायु। तो कोई दिक्कत? बढ़ू आगे? पक्का? तो लिखो साहब, जीव, ऑर्गेनिज्म। लिखो जीव। जीव किसको कहते हैं? जीव को ही कहते हैं, बस ठीक है। जीव क्या होता है? जीव जीव होता है, इसलिए जीव को हत्या नहीं करनी चाहिए। सही है? हाँ, हम बात किसकी कर रहे हैं? जीव की, यानी कि ऑर्गेनिज्म। बताओ प्यारे मित्रों, जीव किसको बोलते हैं? जीव क्या होता है? याद रखना, जीव पारिस्थितिकी की इकाई होता है। कम से कम ये तो आप बोल ही सकते थे। क्या सर हम बोलते फिर आप यहाँ क्यों आए हो? सही है? अरे तुम लोग अगर नहीं बोलोगे, हलचल नहीं करोगे तो नींद आ जाएगी। आखिर कब तक बैठे रहोगे? विद्यार्थी को सक्रिय रूप से शिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, नहीं तो सक्रियता उधर चली जाएगी, निष्क्रियता की ओर। बेटा तुम सोचना शुरू करते हो ना और फिर बंद कर देते हो ना, तब मैं शुरू करता हूं। कैसे? मैं सोचना कभी बंद करता ही नहीं हूं। चलो इधर। तो मित्रों, जीव क्या है? पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा। जीव इकोलॉजी की क्या होती है मित्रों? इकाई होती है। लेकिन इसकी शर्त है कि ये एक कोशिका का भी हो सकता है और बहुकोशिकीय की भी हो सकता है। यानी कि जीव यूनिट ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की इकाई होते हैं जो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन इनका जीवन चक्र जो होता है, लाइफ साइकिल, वो हमेशा और हमेशा फिक्स होता है, निश्चित होता है। उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? जीव। जैसे फिक्स है, पहले गर्भावस्था होगी, फिर भ्रूणावस्था होगी, फिर शैशवावस्था होगी, फिर बाल्य अवस्था होगी, फिर किशोर होगा, फिर प्रौढ़ होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले किशोर हो गया, फिर शिशु हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर भ्रूण हो गया। यानी कि जीव की एक ही शर्त है, और वो है मित्रों उसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र का क्या होना निश्चित। उसको क्या कहते हैं? ऐसा जो एक कोशिका का बना होता है या एक से ज़्यादा बहुकोशिकीय अवस्था होती है, लेकिन जिसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल क्या होगा मित्रों? निश्चित होगा, फिक्स होगा। उसे हमेशा क्या कहा जाएगा? जीव। क्या कहा जाएगा? जीव। याद हो जाएगा। तो जीव क्या होता है? पारिस्थितिकी की इकाई जो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इसका जीवन चक्र क्या होगा? निश्चित। ये क्या कहलाएगा? जीव। कोई दिक्कत? नो दिक्कत? तो लिखो सा, जीव, ऑर्गेनिज्म। लिखो, यह पारिस्थितिकी की इकाई होता है। यह पारिस्थितिकी नहीं निकल रहा, लिख दो आप, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी की इकोलॉजी की इकाई होता है जिसका जीवन चक्र निश्चित होता है।
जिसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, जिसका जीवन चक्र निश्चित होता है, यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। बस ठीक है, ये हो गई जीव की डेफिनेशन। लिख दिए 3 बिंदु। पहला, इकोलॉजी की इकाई है, जीवन चक्र निश्चित है और शरीर एक कोशिका या एक से ज्यादा कोशिकाओं का बना होता है। हमेशा क्या कहलाता है मित्रों? जीव। जीवों का समूह क्या कहलाएगा? जाति, और जाति फिर हो जाएगी पॉपुलेशन। लिखो जाति। हाँ, अगला शब्द लिखो जाति, स्पेसीज। जाति, स्पेसीज, जाति। बताओ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जाति क्या होती है? शर्त क्या होगी जाति की? जीवों का समूह। क्या हर समूह को जाति कहते हैं? आप भी बैठो, साथ में कुत्ता भी बैठा दिया चांद के, ये एक जाति है ना? जीवों का समूह ही तो हुआ। इसका मतलब जीवों का समूह तो है, लेकिन उसकी कुछ क्या है? शर्तें, स्टार, शर्तें लागू। बेटा जी, जीवों का समूह तो जाति होगा, लेकिन ऐसा समूह जिसमें उपस्थित जीवों की आकार आकृति समान होनी चाहिए। आकृति, आकार क्या होना चाहिए? समान। मूलभूत आवश्यकताएं समान होनी चाहिए। आनुवांशिक संगठन, गुणसूत्र की संख्या समान होनी चाहिए तथा सामान्य परिस्थितियों में आपस में प्रजनन करने की क्षमता होती है। जीवों का ऐसा समूह एक जाति कहलाता है। जैसे हम सब यहां बैठे हैं, हम सब का आकार आकृति समान है। समान है ना? मुंडा, नाक, आंख, हाथ, पांव समान ही तो है, कि किसी पांव की जगह पैर है और इधर हाथ है और इधर पंख है ना, उड़ रहा है वो, देख उधर। क्या आकार आकृति समान नहीं है? हाथ पांव सब सेम है ना? क्यों किसी का मुंडा यहां है क्या? पेड़ का साम नहीं है। सेम ही तो है, आकार आकृति समान है। हम सब की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान समान है। तो कुछ और है क्या आवश्यकता है? क्या? कमीनों पढ़ लो, ये दुनिया बड़ी लुटेरी है, ना तेरी है ना मेरी है। सामने तो राम राम और बाद में सीधी छुरी है। चुप। वाह वाह, क्या करते हो तुम लोग? पढ़ते हो तो पढ़ोगे तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, नहीं तो है वो भी चली जाएगी। ध्यान रखना। देखो इधर, सही बात तो यही है। तो जाति क्या होती है समझ में आया? पक्का? क्या होगा जाति? जीवों का एक समूह होगा। कैसा समूह? जिसमें उपस्थित जीवों की आकार आकृति क्या होगी? मूलभूत आवश्यकताएं क्या होगी? और आनुवंशिक संगठन क्या होगा? समान। और आपस में सामान्य परिस्थिति के अंदर क्या होगी? जनन की क्षमता। ऐसा जीवों का समूह क्या कहलाएगा? एक जाति। जैसे हम सब एक मानव जाति है, सब में गुणसूत्र 46 है, कम ज्यादा तो नहीं है, तो सबका मालिक एक है। और हम कौन सी जाति है? मानव जाति। आया समझ में? लिखे है भाई?
तो लिखो, लिखो जाति। जीवों का ऐसा समूह, जीवों का ऐसा समूह जिसमें उपस्थित जीवों की आकार आकृति समान, उपस्थित जीवों की आकार आकृति समान, मूलभूत आवश्यकताएं समान, मूलभूत आवश्यकताएं समान तथा आपस में प्रजनन करने की क्षमता होती है, तथा आपस में प्रजनन करने की क्षमता होती है, एक जाति कहलाता है, एक जाति कहलाता है। हाँ, जाति पुल्लिंग शब्द है, तो मुझे क्या करना है उससे? बेटा मैं तो हूं साइंस का, हमें ना तो स्त्रीलिंग का पता है ना पुल्लिंग का पता है, हमें सिर्फ ये पता कि जीव जीव होता है, ठीक है, और मेल फीमेल होते हैं। अब शब्दों का हमें कोई लेना है न कोई, और मुझे इतना आता तो फिर हिंदी में ही पढ़ा लेता, दूसरों की जरूरत ही कहाँ होती। जब इतना कह दिया तो भी आखिर तुम चाहते क्या हो? चलो इधर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जाति की। जाति क्या होती है? स्त्रीलिंग नहीं, जीवों का एक समूह। क्या स्त्रीलिंग होती है? जीवों का एक समूह होता है जिसमें जीवों की आकार आकृति क्या होगी, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होगी, आनुवंशिक संगठन क्या होगा, तो आप सब क्या होंगे? एक समान मानव जाति। क्लियर? तो लिखो नोट। आज लिखा ही नहीं पूरे दिन में ही, और नोट के बिना तो जिंदगी अधूरी है, तो लिखो नोट। हाँ, नोट लिखा? हाँ बोलो, एक मिनट रुकना, वापस बोल भाई, मुझे नहीं सुनाई दिया क्या बोला आपने? जीवों का जाति शब्द किसने दिया? जाति शब्द दिया था, देने वाले वैज्ञानिक का नाम मुझे नहीं पता है। जाति शब्द तो बेटा मुझे नहीं पता, टिप्पा तो मैं नहीं लगाऊंगा। चले आगे बात करते हैं। आज दिमाग में आ नहीं रहा यार, सोच रहा हूं, दबाव दे रहा हूं, वर्गीकरण में जा रहा हूं, क्योंकि क्लासिफिकेशन से आया, ये सब तो इकोलॉजी से नहीं आया है, जीवों के वर्गीकरण से आया है। और वर्गीकरण सबसे पहले दिया था अरस्तु ने। अरस्तु ने तो वही दिया था, एनीमा। कैरोलस लीनियस ने सिर्फ वर्गीकरण द्विनाम पद्धति दी थी, जाति शब्द नहीं दिया। सोच रहा हूं मैं, जैसे आएगा बोल दूंगा। नेक्स्ट लिखो नोट ना, गलत है, वरना मैं तुरंत बोल देता बेटा। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पक्का देख लिया तूने? सबसे पहले वर्गीकरण तो अरस्तु ने दिया था। अच्छा, नहीं मैं तो मेरे सातवाद कंसेप्ट पे चला गया कि भाई ये शब्द कहाँ से आ सकता है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले धरती पर वर्गीकरण किया किसने? अरस्तु ने, तभी तो अरस्तु को वर्गीकरण का पिता कहते हैं। फिर कैरोलस लीनियस, मैं तो मेरे टॉपिक पे चला गया। चलो कोई नहीं, जॉन रे, हाँ मैंने कहा ना अरस्तु नहीं है, जॉन रे साहब।
उन्होंने जाति शब्द दिया था, पर वर्गीकरण आपके सिलेबस में है ही नहीं, जरूरत कहाँ है। देखो बेटा, पढ़ी हुई चीज कभी भी कोई बोले ना टिप्पा तो मन कह देगा गलत है, लेकिन सही सच बोलते कहते हाँ वही मैं यही सोच रहा था। नेक्स्ट चले आगे। अच्छा, मैं कुछ नोट लिखा रहा था आपको, तो नोट लिखने से पहले बोर्ड पे देखो बेटा, कुछ एक याद रखना, एक शब्द लिखूंगा मैं, कुंजशिला जाति, कुंजशिला। एक शब्द लिखूंगा मैं, एम्ब्रेला जाति, एम्ब्रेला। एक शब्द लिखूंगा मैं, सूचक जाति, इंडिकेटर। और एक शब्द लिखूंगा मैं, स्थानिक, एंडेमिक जाति। ये 4 शब्द ऐसे बेटा जो अभी चर्चा में है, तो कई बार इनकी डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, तो अच्छे से सुनना, समझना, दिक्कत आए तो पूछना। बेटा 3 जातियां हैं जिनकी डेफिनेशन आपको कई बार एग्जाम में एक लाइनर पूछ लेते हैं। याद रखना, कुंजशिला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा की स्टोन स्पीसीज। क्या बोलते हैं? की स्टोन। की का मतलब होगा कुंजी, चाबी, और शिला का मतलब स्टोन, चट्टान, पत्थर। तो कुंजशिला जाति की स्टोन स्पीसीज हो गई। मित्रों, किसी स्थान पर पाई जाने वाली क्षेत्र में ऐसी जाति जिसके जीवों की संख्या सबसे कम होती है। किसी स्थान पर उपस्थित ऐसी जाति जिसके जीवों की संख्या सबसे कम होती है लेकिन उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, उसे कहा जाता है की स्टोन स्पीसीज। जैसे जंगल में शेर, संख्या सबसे कम, पूरे जंगल में एक आध शेर होता है, और फिर भी हम कहते उधर नहीं जाना, वहां शेर रहता है। पता नहीं कितने शेर रहते, प्रभाव सबसे ज्यादा है कि नहीं मित्रों? जैसे क्लास में टीचर, क्या है इसके, उधर से इधर आया तो इधर आ गए। बताओ, क्लास में टीचर बेटा संख्या सबसे ज्यादा होती है ना, सबसे कम। तो मैं यही तो पढ़ा रहा हूं की स्टोन, लेकिन प्रभाव, और नहीं हुआ तो हो रहा गेट उधर। आया समझ में? अरे कुंजशिला शब्द रटने की जरूरत है क्या? याद हो जाएगा ना? मेरे उदाहरण देने के पीछे मकसद सिर्फ इतना सा है कि रटा नहीं जाए, कैसे भी करके उसको याद रखा जाए, तो याद हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कुंजशिला जाति की। किसकी बात कर रहे हैं? की स्टोन स्पीसीज। किसको बोलते हैं? किसी स्थान पर उपस्थित ऐसी जाति जिसके जीवों की संख्या सबसे कम होती है लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? पहला शब्द रटने की जरूरत है क्या? की चाबी पूरे जंगल की, कौन से? ऐसे याद रख लो, क्लास की चाबी कौन? और टीचर नहीं है तो क्लास चलेगी क्या? तो चाबी कौन हुआ? जिसकी संख्या सबसे कम, प्रभाव सबसे ज्यादा। कैसे भी करो अपन को तो याद रखना पड़ेगा। दूसरा, कौन सी जाति है? एम्ब्रेला प्रजाति। किसको बोलते हैं? छाता को नहीं कि एम्ब्रेला छाता को बोलते हैं। मैंने अम्ब्रेला जाति बोला बेटा, ये ले। अम्ब्रेला स्पीसीज किसको बोलते हैं? याद रखना, ऐसी जाति जिसको बचाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं उसको नाम दिया जाता है अम्ब्रेला जाति। जैसे टाइगर रिजर्व एरिया, वहां टाइगर को रखा और क्या किया जा रहा है? विशेष संरक्षण दिए जा रहे हैं, विशेष काम किए जा रहे हैं। अब उस जाति को, टाइगर को क्या नाम दे देंगे? एम्ब्रेला जाति। कोई भी हो सकती बेटा, कोई भी ऐसी जाति जिसको बचाने के लिए सरकारों द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं, विशेष कार्य किए जाते हैं संरक्षण के लिए, उस जाति को नाम दिया जाता है क्या? तो वर्तमान में ये चल रहा है नहीं चल रहा है? तो चर्चा में, इसलिए पर्चा में आ सकता है। टाइगर को बचा रहे हैं ना, याद करो आज का अखबार, बड़ी बड़ी फोटो है, एक शावक के पास 2-3 जने घूम रहे हैं,
छोटे छोटे टाबर, और देखो ये शावक बड़े हैं, राजी हो रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या लगातार क्या हो रही है, कम। टाइप वृद्धि होता तो क्यों बचाएं? तुम खूब, मनुष्य की सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है तो मनुष्य को कौन बचा रहा है? आया समझ में बेटा मेरे कहने का मतलब? कुल मिला के दोनों सब समझ में आ गए, रटने की जरूरत। कुंजशिला क्या होगी? ऐसी जाति जिसके जीवों की संख्या सबसे कम होगी लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, क्या कहलाएगा? कुंजशील। आज क्या सोच के आए यार सुबह सुबह क्लास में? आज रोज से बिल्कुल क्लास अलग चल रही है ना? जोश है ना रे, रोज का ऐसा ही जोश है, क्या अलग है? अलग है क्या? ठा पड़ गया? कुंजशिला क्या होती है? ऐसी जाति जिसके जीवों की संख्या सबसे लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता, क्या कहलाएगा? दूसरा कौन सा होगा? ऐसी जाति जिसके जीवों को बचाने के लिए सरकारों द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं, कोई भी हो उसको क्या नाम दे देंगे? एम्ब्रेला। क्लियर मित्रों? अगला कौन है? सूचक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडिकेटर। ऐसी जातियां जो पर्यावरण के प्रति सूचना देती है, किसके? प्रदूषण की, उसको नाम देते हैं इंडिकेटर। जैसे लाइकेन, जैसे पानी में मछलियां, प्रदूषण हो तो मर जाएगी, जीवित नहीं रहेगी, तो उसने सूचना दे दी कि ये जल कैसा है? प्रदूषित। और एंडेमिक जाति, ऐसी जाति जो विशेष क्षेत्र में मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। विशेष स्थान में पाई जाने वाली जाति को क्या नाम देंगे? एंडेमिक। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, कंगारू केवल कहाँ मिलते हैं? बाकी कहीं नहीं मिलते हैं, तो ये कैसी जाति हो गई? एंडेमिक। आया कुछ समझ में? क्लियर हुआ भी? रहे भाइयों लिखा दो इन सबको। तो लिखो नोट में पहला शब्द कुंजशिला जाति की स्टोन स्पीसीज। वो एंडेमिक रोग है, ये एंडेमिक जाति है। एंडेमिक मतलब विशेष क्षेत्र पाया जाना। मैं एंडेमिक की बात कर रहा हूं, आगे जो जुड़ेगा वो हो जाएगा, समझ गए? क्या बोलूं? हाँ कुंजशिला। मैं सोच के बोलो सर, बोलना तो चुप ही नहीं हुआ था। कुंजशिला जाति लिखा कि स्टोन स्पीसीज। लिखो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वह जाति, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वह जाति जिसके जीवों की संख्या, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वह जाति जिसके जीवों की संख्या सबसे कम होती है, जीवों की संख्या सबसे कम होती है लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जीवों की संख्या सबसे कम होती है लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। कुंजशिला जाति कहलाती है। जैसे जंगल में शेर, उदाहरण लिखो एग्जाम्पल बेटा, जंगल में शेर लिख दिया। चलो अगला लिखो एम्ब्रेला जाति, एम्ब्रेला स्पीसीज, एम्ब्रेला जाति। एम्ब्रेला जाति लिखो पूरा 1 मिनट। लो सा लिखा एम्ब्रेला जाति। देखो मित्रों, वह जाति जिसके बचाव के लिए
वह जाति जिसके बचाव के लिए सरकारों द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं, जिसके बचाव के लिए सरकारों द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं, विशेष प्रयास किए जाते हैं, उसको क्या नाम दिया जाएगा? अम्ब्रेला जाति। कोई भी हो सकती है मित्रों, ये तो डेफिनेशन से हमें मतलब है। प्रश्न ऐसे आएगा, बताइए सरकारों द्वारा निम्न में से विशेष प्रयास किए जाने वाली जाति कहलाती है? ऐसे प्रश्न मिल सकता है। अगला लिखो, सूचक प्रजाति, इंडिकेटर स्पीसीज। सूचक प्रजाति, सूचक, इंडिकेटर, इंडिकेट करती है, सूचना देती है। लिखो, वह जाति जो पर्यावरण प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होती है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होती है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होती है तथा वातावरण में पर्यावरण प्रदूषण की सूचना देती है। वातावरण में पर्यावरण प्रदूषण की सूचना देती है। सूचना देती है। नेक्स्ट उदाहरण लिखो इसके, इंडिकेटर के। लिखो जैसे लाइकेन, लिखो लाइकेन, लिखूं क्या? लिख दोगे लाइकेन? लाइकेन डैश करके सामने लिखो, वायुमंडल में SO2 गैस के प्रदूषण की सूचना देता है। लाइकेन वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस के प्रदूषण की सूचना देता है। वातावरण में SO2 गैस के प्रदूषण की सूचना देता है। कौन? लाइकेन। और लिख दो मित्रों, इसी में मछली जल प्रदूषण की सूचना देती है। मछलियां, हाँ फिश, दो मछलियां जल प्रदूषण की सूचना देती है। भाई जल प्रदूषण होगा तो मछलियां मर जाएगी, तो सूचना होगी भाई पानी खराब हो रहा है। जल प्रदूषण की सूचना देती है। लिख दिया? कोई दिक्कत? बढ़ो आगे, तो आगे लिखो, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक जाति, एंडेमिक स्पीसीज। बोलूं? लिखो, वह जाति जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। वह जाति जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, उसको क्या नाम देंगे मित्रों? जैसे लिखो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, जैसे मैसा
मेटासिकोया वनस्पति चाइना में पाई जाएगी और कहीं नहीं। मेटासिकोया वनस्पति केवल चाइना में पाई जाती है, चीन में। जैसे मेटासिकोया वनस्पति केवल चाइना में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, ये हो गए मित्रों कुछ 2-3 महत्वपूर्ण जातियों की परिभाषा। अब लिखो आगे, इंटर स्पीसीज रिलेशन, अंतर जातीय संबंध। अंतर जातीय संबंध। इंटरस्पीसीज रिलेशन, अंतर जातीय संबंध। इंटर स्पीसीज रिलेशन, अंतर जातीय संबंध किसको कहते हैं मित्रों? जिसको कहते हैं उसी को कहते हैं। अब आराम से 5-10 मिनट सुनना, पूरे समझेंगे फिर लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, धरती पर जितने भी जीव हैं और जितने भी जीवों की अलग अलग जातियां हैं, कोई भी जाति अकेली कभी भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी न किसी रूप से दूसरी जाति के ऊपर निर्भर होंगे। धरती पर जितनी भी जातियां हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो अकेली कभी नहीं कर सकती। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी न किसी रूप से दूसरी जाति के जीवों पर निर्भर रहती है, जैसे हम अंतर जातीय संबंध कहते हैं। जैसे मानव को ले लो, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते, विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करते और फलों से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते। हम दूध दही के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। तो बताओ, अलग अलग जातियों से हमारे संबंध हुए कि नहीं हुए? क्या आप अकेले अपना जीवन यापन कर सकते हो? क्या हुआ बाबूजी? हाँ बाबू साहब बोलो। आपने तो दोनों ने कुछ इस तरह यूं नमस्कार बोलो। मार साहब कहीं, तो अलग बात है। बाबूजी है, मार साहब तो ऑफिस के बाद आएंगे। हाँ ओए, बना दू मैं बाहर, मुंड धोयो। क्या सोच कर आते हो तुम? इतना तो मैं भी नहीं सोचता हूँ रे। मैं भी सुबह उठ के सीधा आ जाता हूँ, सोचता ही नहीं हो ज्यादा। वो बोलना जरूरी होता है क्या? कुछ हिडन चीजें होती हैं। सब चीजें सीधी बता देता है क्या? मैं उठा भी होऊंगा, नहाया भी होऊंगा, ब्रश भी किया होऊंगा, खाना भी खाया होऊंगा। क्या बोल रहा था, भुला दिया सब। ये बीच में ऐसे मत बोला करो यार, थोड़ा बहुत दिमाग चलता है उसको बंद कर देते हो। हाँ बोल भाई, क्या कह रहे थे? हाँ मुझे पता था कोई ना कोई दिक्कत आई है। मेरा दिमाग और मेरा आईक्यू कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ सूचक, बिल्कुल। तो मैंने कब का नहीं आया? मैंने तो कहा कोई भी जाति हो सकती है। मैंने एक उदाहरण लिखा है, मुझे तो परिभाषा से मतलब था। मैंने कहा ना, बंदा घूम रहा है इधर उधर। भाई साहब 10 साल मैंने आपके बीच बिताए हैं और एक सेकंड में चेहरा देख के पहचान लेता हूँ दिमाग में क्या चल रहा है।
यही तो 10 सालों की तपस्या मेरी। तुरंत पकड़ लिया मैंने। इतनी क्लास में भी एक बंदा अभी पीछे है। सही था? तो फिर देख लो, क्योंकि आप बैठे बैठे कर ले रहते हो। मैं कह रहा हूं देखो, अंतर जातीय संबंध, एक जाति होती है। जैसे आपके दिमाग कुछ नहीं है तो आप आराम से सुनोगे, नहीं तो जाति होती है। मैंने कहा इसकी जाति चल कहाँ रही है। अब आगे वापस आऊं बेटा। जैसे एंडेमिक रोग भी तो होता है, याद करो वो पल। एंडेमिक रोग कौन सा है? गलगंट घेंगा, जो क्षेत्र विशेष में पाया जाता है। तो बेटा एंडेमिक शब्द का मतलब है क्षेत्र विशेष। आगे आपने रोग जोड़ दिया तो एंडेमिक रोग हो गया। आगे आपने मिनट जोड़ दिया, एंडेमिक मनुष्य हो जाएगा, जो विशेष क्षेत्र में मिलता है। समझ गए ना? हमें शब्दों से मतलब है। उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, डेफिनेशन से मतलब है, परिभाषा आनी चाहिए। था पढ़ा कुछ? चलो, कहां से हो? कहां के हो आप? नागपुर। और यहां ओनली 6 महीने हुए? तो मेरी भाषा समझ में आती है? अच्छा, ठा पढ़ रहा है, मैंने बोला वो। चलो इधर बात करते हैं इंटर स्पीशीज रिलेशन। कोई नहीं, सब समझने तो पूछ लेना। हालांकि मैं 3 लैंग्वेज में बोल देता हूँ। हिंदी बोल देता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, और मारवाड़ी तो अपनी देसी भाषा है, अपने रग रग में है, खून खून में है, बूंद बूंद में है, तो वो तो निकल ही जाती है आखिर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अंतर जातीय संबंध, इंटर स्पीशीज रिलेशन। क्या होते हैं समझ में आया मित्रों? कि कोई भी जाति अपना जीवन यापन अकेली नहीं कर सकती, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी जाति के साथ रहती है। तो कुछ रिलेशन बनते हैं, उन रिलेशन को, उन संबंध को अपन क्या नाम देते हैं? अंतर जातीय संबंध। लिखो, क्या सर कर रहा है? अरे लिखो। आज वास्तव में तुम लोग कुछ अलग सोच के आए हो, हैं? ये देखो, लिखो। प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक जाति, प्रकृति में उपलब्ध या उपस्थित, एक ही बात है, प्रत्येक जाति कभी भी अकेली अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। प्रकृति में उपलब्ध या उपस्थित प्रत्येक जाति कभी भी अकेली, हाँ स्त्रीलिंग है ना, अकेली अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। इस कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप से, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप से दूसरी जाति पर, किसी न किसी रूप से दूसरी जाति पर निर्भर रहती है। दूसरी जाति पर निर्भर रहती है। इस प्रकार अन्य जातियों के साथ बनने वाले संबंधों को, इस प्रकार अन्य जातियों के साथ बनने वाले संबंधों को अंतर जातीय संबंध कहते हैं। अन्य जातियों के साथ
बनने वाले संबंधों को अंतरजातीय संबंध कहते हैं। क्या नाम देंगे मित्रों? अंतरजातीय संबंध। कोई दिक्कत? इंटर स्पीशीज रिलेशन, अंतरजातीय संबंध कहते हैं। अब ये संबंध अलग अलग जाति के जीवों के प्यारे मित्रों अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो इधर देखना बोर्ड पे मित्रों, एक संबंध होता है जिसको हम कहते हैं सहजीवन। क्या बोलते हैं? सहजीवन, यानी कि सिम्बायोसिस। दूसरा होता है मित्रों जिसको हम कहते हैं सहभोजिता। कॉमनसलिज्म। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं परजीविता। पैरासिटिज्म। एक होता है जिसको बोलते हैं संघर्ष, कॉम्बिनेशन। कंपटीशन होता ना, है मित्रों? कंपटीशन, कंपटीशन, संघर्ष। 3-4 प्रकार के अलग अलग संबंध है। जैसे इसके अंदर हम लिखूंगा प्लस प्लस, ये होगा प्लस 0, ये होगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस। आपस में संघर्ष होगा तो हमेशा दोनों को लड़ाई होगी तो क्या होगा? दोनों को फायदा होगा ना, दोनों को नुकसान होगा कहीं ना कहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 3-4 प्रकार के अलग अलग संघर्ष होते हैं, संबंध होते हैं। देखो इधर एक एक को मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझना और सुनना, कोशिश करना याद रखने की। प्यारे मित्रों, 2 जाति के जीवों के बीच बनने वाले ऐसे संबंध जिसके अंदर दोनों जाति के जीवों को आपस में लाभ होता है, वो हमेशा कहलाता है सहजीवन। इसलिए मैंने लिखा प्लस प्लस। कैसे? देखो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मटर का पादप आपने नाम सुना होगा। सुना क्या? मटर का पादप। और उस मटर के पादप के साथ कौन रहता है? याद करो, मटर का पादप और साथ में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। याद आया होगा आपको। इन दोनों का संबंध होता है मित्रों, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, सिर्फ परिभाषा बता रहा हूं, अलग भी उदाहरण हो सकते हैं। मतलब ऐसा 2 जाति के जीवों के बीच संबंध, चाहे कोई भी 2 जाति हो, जिनका आपस में दोनों को लाभ होता है, वो हमेशा कहलाता है सहजीवन। जैसे मटर का पौधा, याद करो, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को पेड़ पौधे कभी भी काम में नहीं ले सकते, हमेशा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलना पड़ेगा। किस रूप में बदलना पड़ेगा मित्रों? नाइट्रेट के रूप में। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा कौन? राइजोबियम। और किसको उपलब्ध कराएगा? मटर के पौधे को। तो मटर को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नाइट्रोजन की पूर्ति नाइट्रेट के रूप में हुई। बदले में मटर का पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाएगा, वो भोजन उपलब्ध कराएगा किसको मित्रों? राइजोबियम। तो बताओ दोनों को आपस में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ऐसा संबंध जिसमें दोनों को आपस में फायदा होता है वो क्या कहलाता है? सहजीवन। आया समझ में? तो ऐसा संबंध कहलाएगा मित्रों सहजीवन। और देख लो, जैसे कवक फंगस, याद आई, और मिलेगी कौन? शैवाल, और मिलकर क्या बनाते हैं मित्रों? लाइकेन। तो ये भी संबंध कैसा होगा? सहजीवन। क्योंकि देखो, शैवाल नीचे होती है कवक, ऊपर होती है शैवाल। शैवाल मतलब लील, पानी मारने वाली काई, और फफूंद, और रोटी पे अचार पे आती है वो। तो बेटा ये जमीन से जल और खनिज लवण लेकर के किसको देगी? शैवाल को।
और शैवाल में होगा हरित लवक, तो ये बनाएगी भोजन। तो शैवाल को फायदा जल और खनिज लवण उपलब्ध होना, और बदले में ये इसको क्या देगी, भोजन। तो दोनों को फायदा, और वो क्या हुआ, लाइकेन, और वो क्या कहलाया, सहजीवन। तो कुल मिला के सहजीवन का मतलब समझ गए। कोई भी दो जाति हो सकती है, जैसे अपन भी क्यों नहीं हो, टीचर और विद्यार्थी दो जाति हुई नहीं हुई, और दोनों का आपस में फायदा है कि नहीं है ना, क्या नहीं है। तो ये संबंध भी कैसा होगा, सहजीवन। तो कोई भी दो जाति हो सकती है जिनके बीच में आपस में दोनों को लाभ होता साथ रहने से, वो हमेशा कहलाएगा सहजीवन। क्लियर शब्द पहला, कोई दिक्कत, पीछे इधर उधर बाद में उत्तर नहीं दूंगा, अभी पूछ लो कोई सहजीवन में लफड़ा हो तो, किसी का नहीं है, जीवन बराबर है। चलो, तो दूसरा है मित्रों सहभोजिता, दो जाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है, दूसरी को न तो लाभ और न हानि, कुछ नहीं होता है, मौज करता है, हाँ, प्रभावित नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा, सहभोजिता। जैसे गांव गए कल, बारिश के दिनों में, छुट्टी तो है, अच्छा, जाना तो भी नहीं गए, पर अभी तो बारिश इतनी हो रही है कि हो ही नहीं सकता, घूम के आ जाते, यूं डर के रह गए। देखो इधर कैसर गांव जाते हैं तो फिर हमें भी खेत में काम करना पड़ता, इसलिए हम तो घर पे कहते हैं छुट्टी नहीं है। घर से फोन भी आ जाएगी, एक दिन के लिए आ जाओ, अरे छुट्टी नहीं है, एक दिन आ जाता हूँ, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा, सही है ना। हाँ, चलो इधर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर आपने देखा होगा गाय भैंस जब घास खा रही हो खेत में या खेत के पास या घास के मैदान में, तो बारिश के दिनों में विशेषकर देखना अक्सर एक पक्षी आकर के उसके सींग पे बैठ जाता है। देखा, आप तो गांव से जुड़े हो भाई, एक पक्षी आकर उसके सींग पे बैठ जाता है। अब जैसी वो गाय घास खाने के लिए घास में मुंह डालती है, तो उस घास के अंदर बहुत सारे कीट्स होते हैं, इंसेक्ट्स आर, जो छुप कर बैठे हैं, और जैसे घास को खाएगी, घास हिलेगी डुलेगी, हलचल होगी, तो कीट खतरा भाप करके बाहर आएंगे। तो जो कीट उस पक्षी को नहीं दिख रहा था आराम से दिखेगा, उड़ा खाया बैठ गया, उड़ा खाया बैठ गया, ये चलता रहेगा। उस पक्षी को फायदा हो रहा है, क्या भोजन आसानी से मिल रहा है। अरे भोजन किसको कहते हो, भोजन क्या, व्हाट इज द फूड, भोजन क्या है, कभी किया आपने भोजन, कभी देखा क्या होता है भोजन। जो भोजन किसको कहते हैं, भोजन, व्हाट इज द फूड है, शरीर में जो आवश्यकता वो भोजन है। किसकी आवश्यकता, अच्छा, आवश्यकता पूर्ति करने वाले पोषक पदार्थ। कभी आपने रोटी खाई घर जाके, कभी खाई क्या, तो देखा इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, वैसा इधर ला, इधर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, इधर इधर मम्मी ने इसमें ये है, इसमें जुट्टे एक नंबर के। भोजन क्या, इसकी डेफिनेशन चाहिए मुझे तो, बस जो खाया जाता है, जो गीटा जाता है, वही भोजन है। अब अलग अलग जीव अलग अलग खाते हैं, तो उनका भोजन क्या हुआ, अलग अलग। तो भोजन क्या है तो क्लियर हो गया ना, जो भी खाया जाता। आप कोई देखो, आपने घास फूस खाता तो वो भी तो इसके लिए तो भोजन ही हुआ, जो पिया जाता वो भोजन थोड़ी होगा, जो खाया जाता है वो भोजन होगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आपके उत्तर में दे देता हूं, भोजन के अंदर होने चाहिए पोषक पदार्थ, और पोषक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं
जो या तो शरीर में ऊर्जा देते हैं या ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। तो वो पोषक पदार्थ है। मैंने कब का भोजन है, मेरी बात भी पूरा सुन मेरे बेटे, भोजन के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं। तो आपने गलत कह दिया ना, आपने पोषक पदार्थ की परिभाषा दी और मैं भोजन की कह रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे मस्त रहो व्यस्त रहो। पर मेरे एक आदत है, मैं तुरंत प्रभाव से वापस उत्तर दे देता हूं, और आपको अगर बुरा लगा तो आगे से नहीं दूंगा। लगा क्या? और लगा तो लग गया, बोल तो दिया। चलो आगे। तो बेटा क्या बोल रहा था मैं, टॉपिक लाओ मुझे। हाँ, भोजन हो गया, समझ में आ गया। तो बताओ, उस पक्षी को फायदा हो रहा है क्या? यस, जो भोजन नहीं मिलता आसानी से मिल रहा है। क्या उस पक्षी के बैठने से, उड़ने से, आने से उस गाय या भैंस, उस पशु को कोई फायदा हो रहा है क्या? तो वो नुकसान हो रहा है क्या? तो वो कहलाएगा सहभोजिता। भोजन तक साथ साथ, फिर तू तेरे में मेरे। सह साथ केवल कब? भोजन के लिए। सहजीवन जिंदगी भर साथ साथ। अंतर समझना, सहजीवन जिंदगी भर जीवन साथ साथ रहेगा, और सहभोजिता जब तक भोजन तब तक साथ, फिर तू तेरे में मेरे। और तीसरा है बेटा परजीविता, पैरासिटिज्म। दो जाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक को तो लाभ होता है और एक को हानि होती है। जैसे जू और मनुष्य, जू खून चूसेगी, नुकसान, उसको भोजन मिलेगा, फायदा। आया समझ में? क्या हुआ? जैसे मच्छर और मनुष्य, मच्छर हमें रोग देगा, बदले में खुद भोजन लेगा। ये दो प्रकार का संबंध होगा, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी जो शरीर के अंदर जाकर के रहते हैं और नुकसान करते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कृमि। और बाह्य परजीवी जैसे मच्छर, जूं, जोंक, ये आपके हो जाएंगे दो प्रकार के। और संघर्ष, प्रत्येक जीव अपने जीवन को यापन करने के लिए दूसरी जाति के जीवों के साथ जीवन भर संघर्ष करता रहता है, इसको बोला जाता है अंतर जातीय संघर्ष। और मित्र, ये संघर्ष कितने प्रकार का होगा? तीन, अंतर जातीय, अंतरा जातीय और वातावरणीय। जीवन भर संघर्ष कितने प्रकार का होगा मित्रों? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? अंतर जातीय। अंतर जातीय मतलब हो गया इंटर स्पीसीज, अलग अलग जाति के साथ संघर्ष। जैसे दो अलग अलग जाति के जीवों का संघर्ष हो जाएगा, किसके लिए बेटा? भोजन व आवास के लिए। जैसे गाय और भैंस, दो अलग अलग जाति है कि नहीं? साथ साथ जंगल में जा रही, तो दोनों का आपस में संघर्ष किसके लिए होगा? भोजन के लिए और रहने के लिए, आवास के लिए होगा। तो अलग अलग जातियों का संघर्ष हमेशा भोजन और आवास के लिए होता है। जैसे कुत्ता और मनुष्य, दोनों का संघर्ष होगा रहने के लिए और भोजन के लिए। और मित्रों, दूसरा संघर्ष होता है अंतरा जातीय। कौन सा? अंतरा, इंट्रा स्पीसीज, यानी कि एक ही जाति के जीवों के मध्य संघर्ष, जैसे अपना सबका। और ये किसके लिए होता है? तीन प्रकार से। किसके लिए मित्रों? एक तो भोजन के लिए, एक किसके लिए होगा? आवास के लिए, और एक ही जाति है इसलिए किसके लिए होगा? प्रजनन के लिए। तो सबसे खतरनाक संघर्ष कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं, अंतरा जाति। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। और कमीनों, अपने आप को बदलो, आप बदल जाओगे। इधर देखो, तुम्हारी सोच को सलाम है मेरा। वापस सुनो मैंने क्या बोला। ऐसा संघर्ष जो अलग अलग जाति के जीवों के मध्य होता है भोजन और आवास के लिए,
वो कहलाएगा अंतर जातीय। ऐसा संघर्ष जो एक ही जाति के जीवों के बीच होता है वो भोजन, आवास और प्रजनन के लिए होता है, और ये सबसे तीव्रतम और सबसे खतरनाक संघर्ष माना जाता है। इसमें मार काट भी हो जाती है। सबसे खतरनाक संघर्ष है ये, सही है ना, होती है ना मित्रों। और तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। बेटा ये भोजन के लिए वातावरण के साथ होता है। सबसे कम संघर्ष ये, सबसे खतरनाक ही ये। तो ये हो गए मित्रों अंतरजातीय संबंध। लिखा दो थोड़ा सा इनको, पक्का? तो लिखो पहला सहजीवन। सहजीवन, सहजीवन। लिखो दो जाति के जीवों के मध्य दो जाति के जीवों के मध्य पाया जाने वाला, दो जाति के जीवों के मध्य पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें, ऐसा संबंध जिसमें दोनों जाति के जीवों को, जिसमें दोनों जाति के जीवों को आपस में लाभ होता है। दोनों जाति के जीवों को आपस में लाभ होता है। दोनों जाति के जीवों को आपस में लाभ होता है। उदाहरण मटर प्लस राइबोजियम जीवाणु। लिखा हो आपके सामने, लिख दो मटर तथा राइजोबियम जीवाणु। दूसरा लिख दो कवक प्लस लाइकेन बराबर, कवक प्लस सेवाल बराबर लाइकेन। और ये संबंध कैसा होगा मित्रों? अंतर जातीय। लिख दिया, उदाहरण भी लिख दिया, पीछे सब कुछ हो गया। तो लिखो सहभोजिता। सहभोजिता लिखो दो जाति के जीवों के मध्य, दो जाति के जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें, ऐसा संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है, एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को, तथा दूसरी जाति को न लाभ न हानि होती है। दूसरी जाति को न लाभ न हानि होती है, अर्थात वह न लाभ न हानि होती है, अर्थात वह अप्रभावित रहता है। अर्थात वह अप्रभावित रहता है।
कौन सा होगा प्यारे मित्रों? उदाहरण, पशु व पक्षी का संबंध। पशु व पक्षी का संबंध। एग्जाम्पल लिखो, पशु व पक्षी का संबंध। लिख दिया। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो लिखो परजीविता, पैरासिटिज्म। परजीविता, परजीविता। लिखो परजीविता, दो जाति के जीवों के मध्य, दो जाति के जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें, दो जाति के जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें एक जाति को, जिसमें एक जाति को ऐसा संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को हानि होती है। एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को हानि होती है। देखो, यह संबंध दो प्रकार का होता है। यह संबंध दो प्रकार का होता है। ए नंबर लगा के लिख दो। अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी, या इंग्लिश में लिखो तो एंडोपैरासाइट। अंतःपरजीवी, एंडोपैरासाइट। अंतःपरजीवी, लिखो दो जाति के जीवों के मध्य, नहीं इसमें सीधे ही लिख दो, छोड़ो, लिखो यह जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। सीधे ही लिख दो, फिर लफड़ा नहीं। यह जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते, तो हो गए अंतःपरजीवी। जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जीवों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो मित्रों, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। वायरस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि कर देना। फिर दूसरा लिखो बाह्य परजीवी। दो प्रकार का संबंध लिखा ना। दूसरा लिखो बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट। बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, देखो यह जीवों के शरीर के बाहर पाए जाते हैं। यह जीवों के शरीर के बाहर पाए जाते हैं। यह जीवों के शरीर के बाहर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, मच्छर, जूं। एग्जाम्पल, मच्छर, जूं, जोंक। मच्छर, जूं, जोंक आदि लिख देना। तो आपको क्या सुनाई दिया?
जोंक बोला ना मैंने, स्पेशल। एनेलिडा का जंतु है जोंक, खून चूसता है। याद करो, किसी की चोट लगती है तो कुछ खून को बाहर निकले, जोंक लेते हैं, वो खून चूस लेती है पूरा। नमक डालने से हट जाती है, बढ़िया है। तो नमक डालना क्यों, फिर डाला क्यों? लिखो संघर्ष, कंपटीशन। लिखो संघर्ष, जीवन संघर्ष, ऐसा लिख दो भले ही। संघर्ष जीवन के लिए हो रहा है ये। संघर्ष लिखा। देखो, प्रत्येक जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए, प्रत्येक जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए जीवन पर्यंत, प्रत्येक जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है, जो निम्न प्रकार का होता है, जो निम्न प्रकार का होता है। पहला लिखो, अंतरजातीय संघर्ष, इंटर स्पेसीज। अंतरजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष लिखो। यह अलग अलग जाति के जीवों के मध्य यह अलग अलग जाति के जीवों के मध्य भोजन व आवास के लिए होता है। यह अलग अलग जाति के जीवों के मध्य भोजन व आवास के लिए होता है। किसके लिए होगा मित्रों? भोजन और आवास। दूसरा लिखो, अंतरा जाति, इंट्रा स्पेसीज। इंटर ये हो गया इंट्रा, अंतरा जातीय संघर्ष। अंतरा जातीय संघर्ष, अंतरा जातीय संघर्ष। लिखो, यह एक ही जाति के जीवों के मध्य, एक ही जाति के जीवों के मध्य, एक ही जाति के जीवों के मध्य भोजन आवास, भोजन आवास तथा प्रजनन के लिए होता है। भोजन आवास तथा प्रजनन के लिए होता है। यह सबसे तीव्रतम संघर्ष माना जाता है, सबसे खतरनाक। यह सबसे तीव्रतम संघर्ष माना जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसमें होगा? अंतराजातीय, सबसे खतरनाक कंपटीशन होगा। और तीसरा लिखो मित्रों, वातावरणीय संघर्ष। यह सबसे तीव्रतम संघर्ष माना जाता है। बढ़ो आगे, तो लिखो अगला, वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष लिखो, यह वातावरण के साथ, यह वातावरण के साथ
वातावरण के साथ जीवों का संघर्ष होता है, संघर्ष है। वातावरण के साथ जीवों का संघर्ष है जो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, यह वातावरण के साथ जीवों का संघर्ष है जो, या लिख दो, क्या लिखा मैंने इसके बाद, क्या बोला था? हाँ, जो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जीवों द्वारा वातावरण के साथ किया जाता है। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जीवों द्वारा वातावरण के साथ किया जाता है। तो ये हो गया 3 प्रकार का संघर्ष। बताओ, आप भी जीवन जब से जन्मे हो तब से लेकर आज तक संघर्ष कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पढ़ रहे हो, नींद नहीं आए तो भी पढ़ रहे हो, क्यों? जीवन संघर्ष से तो है ये मित्रों, जो अपनी उत्तरजीविता के लिए कर रहे हो। बताओ, आपका संघर्ष सबसे खतरनाक किसके साथ होगा? रिट की तैयारी करने वाले के साथ या एलडीसी की तैयारी करने वाले के साथ? बताओ, रिट की जो तैयारी कर रहा है, क्या उसके साथ आपका कंपटीशन है? याद करो, जब आप बाहर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में भीड़ ज्यादा हो गई, आपकी भी होगी, रिट की होगी, तो रिट उसने अपने पैसे बढ़ा दिए, भाई हमारे पास जगह नहीं है, पैसे बढ़ गए, स्टूडेंट ज्यादा है। तो बताओ, संघर्ष आपका और उसका दोनों का हुआ कि नहीं हुआ? बाजार में गए सब्जी लेने के लिए, फल लेने के लिए, भीड़ ज्यादा, मांग ज्यादा, तो फसल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कोचिंग में एक यहाँ पर भी जगह नहीं है, एक ही बैच है, तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बताओ, संघर्ष तो सबका ही होगा, लेकिन वो अलग अलग जाति के लिए हो गया। अब भाई रीट वाले के साथ रीट भी कंपटीशन कर रहा है और आप भी तैयारी कर रहे हो, दोनों का संघर्ष होगा, लेकिन वो भोजन और आवास के लिए होगा और आपका एक एक सीट के लिए होगा। तो सबसे खतरनाक तो वही होगा जो समान जाति का है, हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे तीव्रतम संघर्ष तो आपका पड़ोसी आपसे सबसे बड़ा दुश्मन होगा क्लास के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि वही आपकी सीट खा सकता है, होगा कि नहीं होगा? लेकिन रीट वाले से भी हमारा कंपटीशन है, क्योंकि वो भी गांव से आकर यह तैयारी कर रहा है, वो भी हमारी मांग आवश्यकताओं को बढ़ा रहा है। आया समझ में? तो रीट की, आरएस की, सबकी तैयारी कर रहे हो, तो अलग अलग जाति के जीव है, तो ये तो हो जाएगा अंतर जातीय। आप एक ही जाति के हो तो ये हो जाएगा अंतर जातीय। और वातावरण के साथ तो हमेशा चलता रहता है, कभी ठंड लगेगी, कभी सर्दी लगेगी, कभी कुछ होगा, कभी क्या होगा, तो हमेशा वातावरण से तो संघर्ष करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बताओ, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? पारिस्थितिकी। शब्द किसने दिया? एकल ने। पिताजी कौन है? रिटर। भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कितनी शाखा है मित्रों? कौन कौन सी? स्व पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। सबसे छोटी इकाई जीव मिलकर समष्टि, समष्टि से समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र और फिर मिलकर जैव मंडल। सबसे पहले जीव, जीवों का समूह जाति, जाति एम्ब्रेला, याद है? विशेष प्रयास सरकारों द्वारा। एंडेमिक, विशेष स्थान पर सूचक प्रदूषण की सूचना। फिर हमने कहा जातियां जितनी भी रहती है अपने साथ मिलकर क्या बनाती है? संबंध। इनको क्या कहते हैं मित्रों? अंतर जातीय संबंध। और ये अलग अलग होगा, जैसे सहजीवन दोनों को लाभ, सहभोजिता एक को लाभ, दूसरा प्रभावित, परजीविता दोनों को हानि, एक को लाभ एक को हानि। और संघर्ष करोगे, लड़ाई करोगे तो हमेशा क्या होगी? हानि होगी। और ये कितने प्रकार का होगा? 3। वातावरण के साथ, अपनी जाति के साथ, दूसरों के साथ। आया समझ में? तो ये थी मित्रों आज की क्लास। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।